हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज़ मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने हीम सिंथेसिस की बात की थी, तो हीम सिंथेसिस से ही रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आता है और 7 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, वो है पोरफायरिया से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम पोरफायरिया की बात करेंगे। पोरफायरिया क्या होता है, पोरफायरिया के कितने टाइप्स होते हैं। टोटल 6 टाइप्स होते हैं। 6 के 6 टाइप्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हर एक टाइप में हम बात करेंगे डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, हमें क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिल रही है, हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या मिल रही हैं। तो हर तरह की हम मतलब हर चीज़ की बात करेंगे पोरफायरिया से रिलेटेड। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोरफायरिया के बारे में। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियो देख लेना, तभी पोरफायरिया टॉपिक समझ आएगा। जो लास्ट वीडियो थी वो थी हीम सिंथेसिस से रिलेटेड, तो वो पहले देखना, उसके बाद पोरफायरियाज पे आना। तो लास्ट वीडियो में हमने हीम सिंथेसिस की बात की, तो उसमें मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे। क्या स्टेप था? सबसे पहला स्टेप था सक्सिनल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन मिलके एला बना रहे थे। सेकंड स्टेप था एला से पोर्फोबिलिनोजन बन रहा था। थर्ड स्टेप था पोर्फोबिलिनोजन से यूरोपोरफायरिनोजन 3 मतलब पोरफायरिन रिंग का बनना। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप था वो यूरोपोरफायरिनोजन 3 से प्रोटोपोरफायरिन 9 का बनना। यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ स्टेप था। और लास्ट स्टेप था प्रोटोपोरफायरिन 9 से हीम का बनना। तो इसमें अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पे यूज़ हुए थे, तो वो एंजाइम आपको याद होने चाहिए, तभी आप पोरफायरिया टॉपिक को याद कर पाओगे। तो पोरफायरिया टॉपिक पे चलते हैं कि पहले पोरफायरिया होता क्या है, फिर आते हैं इन सब चीज़ों पे। सो व्हाट इज़ पोरफायरिया? पोरफायरिया आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ हीम सिंथेसिस। मतलब कि जो हमने हीम सिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स पढ़े हैं, हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम हमें लगा है। अगर किसी भी स्टेप का एंजाइम काम ना करे, उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो उससे जो पहले वाले जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब मान लो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि जैसे यहाँ पे पोर्फोबिलिनोजन से यूरोपोरफायरिनोजन 3 बन रहा था, तो यहाँ पे हमें यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज और ये वाले एंजाइम लग रहे थे। मान लो ये पहला वाला एंजाइम काम ही नहीं कर रहा, तो ये एंजाइम अगर काम नहीं करेगा तो पोर्फोबिलिनोजन से आगे का स्टेप जो है वो बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा? पोर्फोबिलिनोजन बढ़ने लग जाएगा। पोर्फोबिलिनोजन बढ़ेगा, साथ में ALA भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? एक्यूमुलेट करने लग जाएंगी। कहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगी? सेल्स में एक्यूमुलेट करेंगी, टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट करेंगी, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो पोरफायरियाज आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ हीम सिंथेसिस। मतलब मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है किसी एंजाइम में डिफेक्ट होने के कारण। ठीक है, एंजाइम कहाँ से है? हीम सिंथेसिस वाले एंजाइम। होता क्या है पोरफायरिया में? अब मैंने आपको अभी बताया, करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स। मतलब या तो पोरफायरिन्स का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा या फिर पोरफायरिन के प्रीकर्सर। अब पोरफायरिन्स तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इससे आगे सब पोरफायरिन है, लेकिन इससे पहले वाले मतलब पोर्फोबिलिनोजन और ALA ये पोरफायरिन्स नहीं है। तो या तो पोरफायरिन्स का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है या फिर पोरफायरिन के प्रीकर्सर्स का एक्सक्रीशन, मतलब प्रोफोबिलिनोजन, डेल्टा एमिनोलेविनेट, इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। अलग अलग पोरफायरिया में अलग अलग चीज़ होती है, उसकी बात करेंगे। तो करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स या पोरफायरिन के प्रीकर्सर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है मेनली, इरिथ्रोपोएटिक एंड हिपैटिक। तो 2 कैटेगरीज हैं, इरिथ्रोपोएटिक एंड हिपैटिक। इरिथ्रोपोएटिक को मैं E लिखा हूँ, हिपैटिक को मैं H लिखा हूँ। इरिथ्रोपोएटिक में कौन आता है? इरिथ्रोपोएटिक का मतलब है कि जो एंजाइम मैंने आपको बताया, हीम सिंथेसिस के जो अलग अलग एंजाइम है उनकी में डिफेक्ट आ जाता है। तो अगर वो एंजाइम डेफिशिएंसी इरिथ्रोसाइट्स में हो रही है तो उसको इरिथ्रोपोएटिक बोलेंगे, और वही एंजाइम डिफेक्ट अगर लीवर में हो रहा है तो उसको हिपैटिक बोलेंगे। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज अलग है। ठीक है, लेकिन पोरफायरियाज की टाइप्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ पोरफायरियाज होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। याद करने का मतलब सिंपल सा ट्रिक है, ACP HVP, इससे याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको एक तो हीम सिंथेसिस की रिएक्शन याद होनी चाहिए, दूसरा ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, बाकी सब बहुत इजी है पोरफायरिया। तो नंबर 1 जो टाइप है वो है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, जिसको AIP बोलते हैं, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। नंबर 2 आपको याद करना है कंजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। नंबर 3 याद करना है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। नंबर 4 याद करना है हेरेडिटरी कोप्रो पोरफायरिया। सब ना मतलब समझ आएगा आपको, अभी आगे मैं बताऊंगा ना, अभी सिर्फ नाम सुनते जाओ। नंबर 4 हो गया हेरेडिटरी कोप्रो पोरफायरिया। नंबर 5 इज वेरीगेट पोरफायरिया एंड नंबर 6 इज प्रोटो पोरफायरिया। सीक्वेंस में याद करना। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में H और E लिखा है, जिसके ब्रैकेट में E है मतलब कंजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया एंड प्रोटो पोरफायरिया। नंबर 2 एंड नंबर 6 ये दोनों इरिथ्रोपोएटिक होते हैं, मतलब एंजाइम डेफिशिएंसी जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में होता है। बाकी सब हिपैटिक होते हैं, मतलब उनमें एंजाइम डिफेक्ट लीवर में होता है। ठीक है, तो इन सब की अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये डायग्राम से हम समझते हैं। तो हमने सारे स्टेप्स की बात की थी। नंबर 1 हम यहाँ पे जो है एंजाइम लगा वो था एला सिंथेस, एला बना।
नंबर 2 एंजाइम लगा एल्डिहाइड डिहाइड्रेटेज, पोर्फोबिलिनोजन बना। इससे आगे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, पोर्फायरियाज जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। पोर्फोबिलिनोजन से यूरोपोर्फायरिनोजन 3 बनने के लिए 2 एंजाइम लगते हैं। वन इज द यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज एंड नंबर 2 इज द यूरोपोर्फायरिनोजन 3 को सिंथेज। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज में डिफेक्ट आ जाए, मतलब ये एंजाइम काम ना करे, तो इसको मैंने नंबर 1 दिया है। नंबर 1 याद करो क्या था, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो ये एंजाइम डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया हो जाएगा। इस वजह से क्या बढ़ेगा, क्या चीज़ बढ़ेगी, खुद बता दो। इससे पहले वाली चीज़ बढ़ जाएंगी, मतलब पोर्फोबिलिनोजन बढ़ जाएगा और एला, इन दो का जो है एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा हमारे यूरिन में, ठीक है। इन दोनों की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो नंबर 1 इज एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, जिसमें क्या होता है, यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज का डिफेक्ट होता है। नंबर 2 किसको बोलेंगे, यूरोपोर्फायरिनोजन 3 को सिंथेज जो एंजाइम जो था, अगर ये एंजाइम में दिक्कत आ जाए तो इसको बोलते हैं नंबर 2, मतलब कि कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया। तो यहाँ पे दो यहाँ पे एक ही स्टेप में हमें मिल गए। तो नंबर 1 इज एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, नंबर 2 इज कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया। नेक्स्ट स्टेप पे चले तो यूरोपोर्फायरिनोजन 3 से बन रहा था कोप्रोपोर्फायरिनोजन 3। इसके लिए लग रहा था यूरोपोर्फायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, याद होगा 4 CO2 निकल रहे थे। अगर यूरोपोर्फायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज में डिफेक्ट आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर 3, मतलब पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। और इसमें क्या एक्यूमुलेट करेगा, यूरोपोर्फायरिनोजन 3 एक्यूमुलेट करने लग जाएगा। यूरोपोर्फायरिनोजन 3 मतलब पोर्फायरिन रिंग का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्फायरिया की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कोप्रोपोर्फायरिनोजन 3 से क्या बन रहा था, प्रोटोपोर्फायरिनोजन 9। इस स्टेप में लग रहा था एंजाइम कोप्रोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज। अगर कोप्रोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज में डिफेक्ट आ जाए तो नंबर 4 पोर्फायरिया हो जाता है, जिसका नाम है हेरिडिटरी कोप्रोपोर्फायरिया। नाम में ही कोप्रोपोर्फायरिया है, हेरिडिटरी कोप्रोपोर्फायरिया। नेक्स्ट स्टेप पे चले, प्रोटोपोर्फायरिनोजन 9 से प्रोटोपोर्फायरिन 9 बन रहा था, एंजाइम लग रहा था प्रोटोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज। अगर प्रोटोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज में डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम बोलते हैं वेरीगेट पोर्फायरिया, नंबर 5 वेरीगेट पोर्फायरिया। नेक्स्ट स्टेप था प्रोटोपोर्फायरिन से 9 से हीम का बनना, इसमें लग रहा था फेरोचिलेटेज। अगर फेरोचिलेटेज एंजाइम में डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम बोलते हैं पोर्फायरिया नंबर 6, मतलब कि प्रोटोपोर्फायरिया। तो 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं। क्या होता है ना, पोर्फोबिलिनोजन से यूरोपोर्फायरिनोजन 1 भी बनता है, 3 तो बन ही रहा है, 1 भी बनता है, और यहाँ पे एंजाइम लगता है यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज। तो यूरोपोर्फायरिनोजन 1 बनता है और यूरोपोर्फायरिनोजन 1 आगे जाके कोप्रोपोर्फायरिनोजन 1 भी बनाता है। तो ये भी एक स्टेप मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में। तो क्या होता है ना कि लाइट की प्रेजेंस में पोर्फायरिन्स जो है वो कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यूरोपोर्फायरिनोजन 1 लाइट की प्रेजेंस में यूरोपोर्फायरिन 1 बना देता है, कोप्रोपोर्फायरिनोजन 1 लाइट की प्रेजेंस में कोप्रोपोर्फायरिन 1 बना देता है, यूरोपोर्फायरिनोजन 3 जो है वो लाइट की प्रेजेंस में यूरोपोर्फायरिन 3 बना देता है, मतलब जन हट जाता है, GEN हट जाता है। इसी तरह कोप्रोपोर्फायरिनोजन 3 लाइट की प्रेजेंस में कोप्रोपोर्फायरिन 3 बना देता है, जो आगे जाके मैं बताऊंगा कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हम चलते हैं एक एक पोर्फायरिया को डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 इज द एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। डिफेक्ट आपको याद ही होगा, डिफेक्ट हमारे पास क्या था, नंबर 1 मतलब यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज का डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट इज यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज एंजाइम, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, ये भी मैंने आपको बताई थी। ये एंजाइम काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, आगे का स्टेप नहीं जाएगा, यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। और यूरोपोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज काम नहीं कर रहा तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं जाएगी, मतलब पोर्फोबिलिनोजन नीचे की तरफ भी नहीं कुछ बनाएगा, इधर की तरफ भी कुछ नहीं बनाएगा। तो क्या बनाएगा, वो कुछ नहीं बनाएगा। तो हमारे पास क्या एक्यूमुलेट करेगा, पोर्फोबिलिनोजन एक्यूमुलेट करेगा, और क्या एक्यूमुलेट करेगा, एला मतलब डेल्टा एमिनो लेवलिनेट। तो फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज लेवल्स ऑफ पोर्फोबिलिनोजन एंड डेल्टा एमिनो लेवलिनेट इन ब्लड एंड यूरिन। ये हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेंगी, मतलब हमें इसकी डायग्नोसिस करनी है तो हम ब्लड में इन सब ये दोनों चीज़ें अगर हमें मिल रही है तो ये हमें हम क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि जो यूरिन है वो एयर के एक्सपोजर में डार्क कलर का हो जाता है। जब यूरिन करेगा ये पेशेंट तो उसका यूरिन एयर की एक्सपोजर में आते ही डार्क कलर का हो जाएगा। किस वजह से, पोर्फोबिलिनोजन जो है वो एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पोर्फोबिलिन एंड पोर्फायरिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोर्फोबिलिन एंड पोर्फायरिन में, जिस वजह से
कलर जो है यूरिन का वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये एक और हमें फाइंडिंग मिलती है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो, फाइंडिंग बोलो, कि जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है ये प्यूबर्टी के बाद ही एक्सप्रेस होता है, मतलब प्यूबर्टी से पहले नहीं देखने को मिलता ह्यूमंस में, प्यूबर्टी के बाद ही मेनली देखने को मिलता है। तो ये हमें हो गया फाइंडिंग्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें AIP के अंदर तो वो है उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, एक बात याद रखना, जहाँ पे भी आपको एला और पबजी एक्यूमुलेट होते दिखेंगे, एला मतलब डेल्टा एमिनोलेविनेट और पोर्फोबिलिनोजन जब एक्यूमुलेट होते हुए आपको जब भी मिले तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको याद रखनी है, पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, साथ में कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती है पेशेंट में, और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है, लाइक उसको नींद नहीं आएगी, मतलब इंसोम्निया, बेचैनी होगी, एंजाइटी, सीजर्स भी आ सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें क्या देखने को मिलती हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में, वो आपको याद करनी है, क्या है, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, CVS से रिलेटेड भी हो सकता है, CNS से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। नेक्स्ट बात करें AIP की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ ड्रग्स हैं जैसे बारबिट्यूरेट्स एंड स्टेरॉइड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये क्या करते हैं, ये ALA सिंथेस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा रहे थे, ये साइटोक्रोम P450 की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। साइटोक्रोम P450 ज़्यादा बन रहा मतलब हीम का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, हीम ज़्यादा यूज़ हो रहा है मतलब कि हीम सेल्स में कम हो गया, सेल्स में हीम कम होगा तो एला सिंथेस को क्या लगेगा कि हीम कम हुआ है, तो वो ज़्यादा हीम प्रोड्यूस करने के लिए उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स एंड स्टेरॉइड्स कैन प्रेसिपिटेट दिस कंडीशन। कैसे, एला सिंथेस की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं ये, एला सिंथेस की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एला ज़्यादा बनेगा, एला ज़्यादा बनेगा मतलब PBG ज़्यादा बनेगा, दोनों ज़्यादा बनेंगे तो दोनों ब्लड और यूरिन में और भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो है ये प्रेसिपिटेट कर देते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया को, ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि ये पेशेंट्स फोटो सेंसिटिव नहीं होते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जहाँ से पोरफायरिन्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगर पोरफायरिन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होगी, मतलब सनलाइट में जाते ही उसकी स्किन पर रैशेज, ब्लिस्टर्स ये सब बनने लग जाएंगे। लेकिन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में आपने देखा, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में तो आगे जा ही नहीं रही रिएक्शन, यहीं पे ही स्टॉप हो गई। पोर्फोबिलिनोजन और एला ये तो पोरफायरिन्स नहीं है, पोरफायरिन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि पोरफायरिन बना ही नहीं है इस वजह से यहाँ पे पेशेंट्स को फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी, पेशेंट्स में सिर्फ ये वाली चीज़ें मिलेंगी, फोटो सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोरफायरिया की बात करें तो सेकंड पोरफायरिया हमारे पास आता है कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। तो नंबर 2 क्या था, यूरोपोरफाइनोजन 3 कोसिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट। अब इस एंजाइम में डिफेक्ट हो रहा है लेकिन यूरोपोरफाइनोजन 1 सिंथेज तो काम कर रहा है ना, तो यूरोपोरफाइनोजन 1 सिंथेज काम कर रहा है तो रिएक्शन नीचे तो नहीं जा रही, लेकिन रिएक्शन इधर जरूर जाएगी। इधर जाएगी तो क्या बनेगा, यूरोपोरफाइनोजन 1 बनेगा एंड कोप्रोपोरफाइनोजन 1 बनेगा, मतलब पोरफायरिन्स तो बन गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पोरफायरिन्स बन गए हैं, तो एक तो आपको अभी से पता चल गया होगा कि पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी तो होगी ही होगी। तो कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, पहले तो नाम में इरिथ्रोपोइटिक है, तो ये कैटेगरी क्या है इसकी, इरिथ्रोपोइटिक है, मतलब इरिथ्रोसाइट में एंजाइम के डिफेक्ट हो रहा है। तो डिफेक्ट हो रहा है किस एंजाइम में, यूरोपोरफाइनोजन 3 कोसिंथेज में। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी यहाँ पे, क्या चीज़ एक्सक्रीट होगा, यूरोपोरफाइनोजन 1 होगा, कोप्रोपोरफाइनोजन 1 होगा, ये चीज़ें एक्सक्रीट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन इस तरफ चली जाएगी, नीचे तो नहीं जा रही पर इस तरफ घूम जाएगी। तो क्या क्या होगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरोपोरफाइनोजन 1 एंड कोप्रोपोरफाइनोजन 1, जिसका मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइट की प्रेजेंस में बना देते हैं यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन 1 रिस्पेक्टिवली। तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, यूरिन में हमें एक्सक्रीशन मिलेगी यूरोपोरफाइनोजन 1 की एंड कोप्रोपोरफाइनोजन 1 की, जो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर बना देंगे यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन 1, जो कि रेड पिगमेंट्स हैं, तो यूरिन रेड कलर का देखने को मिलेगा। तो यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन 1 ये हमारे यूरिन में हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन्स इन यूरिन टर्न्स द यूरिन डार्क रेड इन कलर। ठीक है, ये मैंने आपको अभी भी बताया। उसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पे पेशेंट में एब्डोमिनल पेन वो सब नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे ALA और PBG ये सब एक्यूमुलेट नहीं कर रहे। यहाँ पे रिएक्शन साइड में जाके क्या एक्यूमुलेट करा रही थी, यूरोपोरफाइनोजन 1 एंड कोप्रोपोरफाइनोजन 1। तो यहाँ पे पोरफायरिन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो पेशेंट में नंबर 1 फोटो सेंसिटिविटी मिलेगी, जिसमें पेशेंट को ईचिंग होगी, बर्निंग ऑफ स्किन होगी जब भी वो एक्सपोज टू द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट बोलते हैं 400 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ वाली लाइट को। ठीक है, तो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में जैसे ही जाएगा तो पेशेंट में अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी।
होता क्या है ना कि लाइट की प्रेजेंस में पोरफायरिन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके लाइसोसोम्स जो हैं वो टूट जाते हैं। लाइसोसोम टूटते हैं तो अंदर से जो हाइड्रोलेज जो एंजाइम निकलता है वो स्किन में डैमेज करता है। ठीक है, ये फोटोसेंसिटिविटी इस वजह से होती है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन पेशेंट्स में जो देखने को मिलता है वो है इंक्रीज हीमोलिसिस। तो कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में जो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद करनी है वो दो हैं, फोटोसेंसिटिविटी एंड इंक्रीज हीमोलिसिस। AIP से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। थर्ड पोरफायरिया की बात करें तो नंबर थ्री चलते हैं फिर से इस पे। नंबर 3 मतलब कौन से एंजाइम में डिफेक्ट है? यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम में डिफेक्ट है तो इससे आगे का रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन यूरोपोरफाइरिनोजन 3 बन चुका था तो यूरोपोरफाइरिनोजन 3 यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। जो यूरोपोरफाइरिनोजन 3 जो है वो लाइट की प्रेजेंस में यूरोपोरफाइरिन 3 बना देगा। तो यहाँ पे यूरिनरी एक्सक्रीशन होते हैं यूरोपोरफाइरिन 1 का भी और 3 का भी, मतलब ये वाली रिएक्शन भी चल रही है और ये वाली रिएक्शन भी चल रही है। ठीक है, तो फाइंडिंग्स की बात भी हमने कर ली। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसका नाम है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। नाम ऐसे ही नहीं पड़ता, क्यूटेनिया नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ब्लिस्टर्स हैं स्किन पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जब वो सनलाइट से एक्सपोज होता है। मेनली कहाँ पे? नेक पे, फेस पे, मतलब जो एक्सपोज हो रहे हैं सनलाइट में जो पार्ट, वहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे होगी क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताऊँ कि जो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, ये मोस्ट कॉमन पोरफायरिया जो देखने को मिलता है वो यही है, और इसको क्यूटेनियस हिपैटिक पोरफायरिया भी बोलते हैं क्योंकि इसकी कैटेगरी हिपैटिक है। तो क्यूटेनियस वर्ड भी आ रहा है, हिपैटिक वर्ड भी आ रहा है, आपको याद करने में भी ईजी होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है। जब हम इसकी लीवर देखते हैं इन पेशेंट्स का तो वो फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करता है। तो लीवर एग्जिबिट्स फ्लोरोसेंस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पोरफायरिन्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो पोरफायरिया है ये कब होता है? बेसिकली ये होता है जिन पेशेंट्स में लीवर डैमेज हो रखा होता है ना, उन पेशेंट्स में मेनली देखने को मिलता है क्योंकि ये हिपैटिक है। तो लीवर डैमेज किस वजह से होता है? जैसे एल्कोहल ओवर कंजम्पशन करता है कोई पेशेंट, कोई, या फिर आयरन ओवरलोड हो जाता है तो उस वजह से लीवर डैमेज होता है। लीवर डैमेज होने की वजह से पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ का हमारे पास नाम था हेरेडिटरी कोप्रोपोरफायरिया। फोर्थ था क्या? ये रहा हमारा फोर्थ वन। मतलब यहाँ पे कौन सा एंजाइम में डिफेक्ट है? कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेशन। मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है, पोरफियोबिलिनोजन के बाद हर स्टेप में कुछ ना कुछ पोरफायरिया हो रहा है। तो कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से आगे का रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 तो बन रहा है, इसका एक्यूमुलेशन होगा, यूरोपोरफायरिनोजन 3 का एक्यूमुलेशन होगा, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइट के प्रेजेंस में कोप्रोपोरफायरिन 3 एंड यूरोपोरफायरिन 3 में। तो यहाँ पे हमें डिफेक्ट किस में मिला? कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम में। फाइंडिंग्स क्या मिली? कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 एंड अदर इंटरमीडिएट्स। मतलब हमें क्या एक्यूमुलेशन, किस चीज़ की एक्यूमुलेशन मिलेगी? कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 की एक्यूमुलेशन मिलेगी और इससे पहले वाले मतलब यूरोपोरफायरिनोजन 3, पोरफोबिलिनोजन, उसके अलावा एला और पीबीजी ये भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, ये बात याद रखना। तो हमें यूरिनरी एला, यूरिनरी पीबीजी, यूरिन में कोप्रोपोरफायरिनोजन 3, उसके अलावा फीसिस में भी देखने को मिलते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट्स थे वो फीसिस में भी आते हैं, तो दोनों जगह एक्सक्रीट होता है, यूरिन में भी और फीसिस में भी। तो अब यहाँ पे मैंने बताया आपको एला और पीबीजी भी आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एला और पीबीजी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नंबर 1 जो एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में पड़ा था वो भी यहाँ पे आ जाता है। कौन कौन सी? एक्यूट एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे पोरफायरिन्स तो आ ही रहे हैं तो फोटोसेंसिटिविटी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फोटोसेंसिटिविटी तो मैंने आपको बता ही दिया था, नंबर 2 पोरफायरिया से हमें फोटोसेंसिटिविटी देखने को मिल गया था, नंबर 1 वाले में नहीं था बस। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट यहाँ पे हिमेटिन है, ये मैंने आपको उसमें भी बताना भूल गया, इससे पहले वाला, सॉरी नंबर 1 वाला जो था एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में मैं आपको बताना भूल गया कि उसका ट्रीटमेंट भी हिमेटिन है। मतलब अगर आप इन पेशेंट्स को हिमेटिन देते हो तो कुछ ना कुछ थोड़े जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं, क्योंकि हिमेटिन क्या करता है? एला सिंथेज एंजाइम को इनिबिट कर देता है। तो एला सिंथेज एंजाइम ही नहीं होगा तो एला से पीबीजी ही नहीं बनेगा, तो पीबीजी नहीं बनेगा तो पीबीजी एक्यूमुलेट ही नहीं करेगा, एला एक्यूमुलेट ही नहीं करेगा। तो हिमेटिन एक ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में, और उसको हम इसमें भी यूज़ करते हैं। मतलब जो नंबर 4 वाला है ना हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें एला और पीबीजी देखने को मिलता है यूरिन में और फीसिस में, तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट हम हिमेटिन यूज़ कर सकते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए। तो ये हमारा हो गया नंबर 4 हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 5 पोरफायरिया की, वो है वेरीगेट पोरफायरिया। वेरीगेट पोरफायरिया क्या है? नंबर 5 हमारे पास क्या है?
प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज एंजाइम में डिफेक्ट। प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 तक बन के रिएक्शन रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 एक्यूमुलेट होगा, कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 एक्यूमुलेट होगा, मतलब उससे पहले वाले सब एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे यहाँ पे। तो डिफेक्ट क्या है, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, यूरिनरी और फीकल, मतलब यूरिन और फीसिस में क्या मिलेगा, एला भी मिलेगा, पीबीजी भी मिलेगा, कोप्रोपोरफायरिन 3 भी मिलेगा, यूरोपोरफायरिन भी मिलेगा, प्रोटोपोरफायरिन, मतलब ये सब मिलेंगे, इससे पहले वाले सब मिलेंगे। ठीक है, ये बात बस याद रखो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पोरफायरिन्स हैं तो फोटो सेंसिटिविटी तो होनी ही होनी है, उसके अलावा एला और पीबीजी भी है यहाँ पे, तो एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 है फिरोचिलेटेज एंजाइम में डिफेक्ट, मतलब प्रोटोपोरफायरिन 9 से हीम नहीं बन रहा, प्रोटोपोरफायरिन 9 तक आके रिएक्शन रुक गई है, मतलब हीम नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो डिफेक्ट इज फिरोचिलेटेज एंजाइम। और फाइंडिंग्स क्या होंगी, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है टिश्यूज़ में और एक्सक्रीट होता है यूरिन में, फेसिस में। उसके अलावा अगर आप बात करें रेटिकुलोसाइट्स और स्किन, अगर हम बायोप्सी करेंगे, रेटिकुलोसाइट्स क्या है, जो यंग आरबीसीज होते हैं ना, रेटिकुलोसाइट्स उनको बोलते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स और स्किन की बायोप्सी अगर हम करते हैं, मतलब रेटिकुलोसाइट्स में और स्किन बायोप्सी करके अगर हम देखते हैं तो हमें रेड फ्लोरोसेंस मिलती है। क्यों, क्योंकि पोरफायरिन्स हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। मेनली क्या मिलता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। तो मैंने यहाँ पे पिछले में बताया था कि सब एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे खास बात है, प्रोटोपोरफायरिया में खास बात है कि सिर्फ प्रोटोपोरफायरिन 9 एक्यूमुलेट करता है। तो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो है सिर्फ फोटो सेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन ये सब नहीं है। तो एब्डोमिनल पेन किस किस में आया, एब्डोमिनल पेन मतलब एला और पीबीजी से रिलेटेड होता है, तो किस किस में एला और पीबीजी एक्सक्रीट हो रहा है, नंबर 1 मतलब एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में। उसके बाद नंबर 4 से स्टार्ट होता है हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया में, वेरीगेट पोरफायरिया में, इन 3 में होता है मेनली। ठीक है, नंबर 2 में हमें क्या मिला था, नंबर 2 हमारे पास क्या था, नंबर 2 हमारे पास था कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। उसमें हमको क्या मिला था, मेनली फोटो सेंसिटिविटी और इंक्रीज्ड हीमोलिसिस। नंबर 3 हमारे पास कौन सा था, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, उसमें क्या मिला था, क्यूटेनियस फोटो सेंसिटिविटी। तो एब्डोमिनल पेन वो 1 में मिलता है, 4 में मिलता है और 5 में मिलता है। बाकी 2, 3 और 6 में सिर्फ और सिर्फ फोटो सेंसिटिविटी मिलता है। ठीक है, तो प्रोटोपोरफायरिया का दूसरा नाम इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये भी इरिथ्रोपोएटिक कैटेगरी में आता है। तो इरिथ्रोपोएटिक कैटेगरी में मैंने 2 बताए थे, एक प्रोटोपोरफायरिया होगा, दूसरा कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट कुछ पॉइंट्स की बात कर लें तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे पोरफायरिया का। तो पोरफायरिया का डायग्नोसिस मेनली जो है, अगर हम बात करें लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं, लैब डायग्नोसिस मेनली बेस्ड होता है डिटेक्टिंग द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ पोरफायरिन्स एंड इट्स प्रिकर्सर इन यूरिन एंड ब्लड, मतलब कि यूरिन और ब्लड में हमें इंक्रीज लेवल्स ऑफ पोरफायरिन्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस। उसके अलावा पोरफायरिन्स को कैसे, कौन सी टेक्निक से हम डिटेक्ट करते हैं, तो वो है यूवी फ्लोरोसेंस टेक्निक, ये एक पॉइंट हो गया। थर्ड बात करें, अगर हमें पीबीजी को यूरिन में डिटेक्ट करना है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वाटसन स्वार्ट्स टेस्ट, मतलब एक जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो मेन डायग्नोसिस का पॉइंट है वो है यूरिन और ब्लड में हम डिटेक्ट करते हैं पोरफायरिन्स को। उसके अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट टॉपिक है, वो है एक्वायर्ड पोरफायरियाज। एक्वायर्ड पोरफायरियाज को हम टॉक्सिक पोरफायरियाज बोलते हैं, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर्ड है, मतलब कि हमारी किसी कुछ गलतियाँ या हमारे कुछ चीज़ खा लेने से या किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है। तो ये होता है मेनली ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स लाइक लेड और टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक हेक्साक्लोरोबेंजीन और ड्रग्स लाइक ग्रीसियोफुल्विन। तो कुछ हैवी मेटल्स हैं, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, इनकी टॉक्सिसिटी के कारण होता है एक्वायर्ड पोरफायरियाज। होता क्या है, इनकी टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है ना, ये जो एंजाइम्स हैं ये हीम सिंथेसिस के हीम सिंथेसिस के डिफरेंट एंजाइम्स को इनिबिट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एला डिहाइड्रेटेज को लेड जो मेटल है वो इनिबिट कर सकता है, फेरोचिलेटेज को भी लेड जो है वो इनिबिट कर सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो ये जो हैवी मेटल्स कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं वेरियस एंजाइम ऑफ द हीम सिंथेसिस को, जैसे एला डिहाइड्रेटेज, यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेज एंड फेरोचिलेटेज, इन एंजाइम्स को इनिबिट कर देते हैं और इनिबिट करने के कारण पोरफायरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड पोरफायरिया या फिर टॉक्सिक पोरफायरिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट पोरफायरियाज के बारे में एक्सप्लेन किया, होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी मैंने आपको बता दी कि नंबर 1 में, नंबर 4 में और नंबर 5 में, इसमें एब्डोमिनल पेन वाला ये सब देखने को मिलता है क्योंकि एला और पीबीजी एक्सक्रीट हो रहे हैं। उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 पाँचों में फोटो सेंसिटिविटी तो देखने को मिलता ही मिलता है, 1 में फोटो सेंसिटिविटी नहीं होता। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इन सब चीज़ों को।
तो अगर आपको वीडियो समझ आई और ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।